फंडिंग में मददगार पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव दस्तावेज। एनआईए की जांच में पाकिस्तान सरकार की भूमिका के सबूत मिले हैं। एनआईए सूत्रों के हवाले से ये बड़ा खुलासा हुआ है टेरर फंडिंग को लेकर। जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की मदद के नाम पर आतंकियों को फंडिंग हो रही थी। जम्मू कश्मीर के कई संगठनों का पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान अलग अलग तरीके से आतंकियों को टेरर फंडिंग करता रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए कई संगठनों को ये फंडिंग होती रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सैयद सलाउद्दीन के मनी ट्रेल की जानकारी जुटाई है। टेरर फंडिंग के जरिए जुटाई गई सभी संपत्तियां सीज कर दी गई हैं। हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने 11 करोड़ 26 लाख से ज्यादा रुपए मुहैया कराए थे। आतंकी गतिविधियों में करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। आतंकियों के परिवार वालों को करोड़ों की मदद भी पहुंचाई गई। स्लीपर सेल और आतंकियों के हमदर्दों को भी पाकिस्तान फंडिंग करता रहा है। हवाला और बैंकों के जरिए आतंकियों तक ये पैसे पहुंचाए जाते रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए 11 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग के मनी ट्रेल के सबूत भी मिल चुके हैं। हवाला और बैंक्स के जरिए ये पैसे पहुंचाए जाते रहे। इसमें स्लीपर सेल से लेकर आतंकवादियों के हमदर्दों को और आतंकवादियों के परिवार के लोगों को ये पैसे पहुंचाए जाते रहे हैं। और इस तरीके से टेरर फंडिंग में अब पाकिस्तान का हाथ साफ उजागर हो गया है। एनआईए की तफ्तीश में ये बात सामने आई है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब मनी ट्रेल पर निगाह डाली तो ये साफ दिखाई दे गया कि पाकिस्तान से आने वाला ये काला पैसा यहां आतंकवाद का मंसूबा पाले लोगों को मदद पहुंचाता रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन को ही 11 करोड़ से ज्यादा रुपए पहुंचाए जाने के सबूत हासिल हो चुके हैं। और इस तरीके के पैसों से जो संपत्तियां खरीदी गई उनको सीज कर दिया गया है। पाकिस्तान से कितना पैसा आता है आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए, उनके परिवार के लोगों की शादी के लिए, उनको क्या ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, क्या डीए मिलता है, उनकी सैलरी स्लिप क्या है आतंकवादियों की सैलरी स्लिप, उन तक पहुंचने वाले इस पैसे का क्या है पूरा सच, ये आज आप इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली देख पाएंगे। पाकिस्तान सीमा पार से टेरर फैलाने वालों को कैसे फंडिंग करता है, किस तरीके से माली मदद मुहैया कराई जाती है पाकिस्तान की तरफ से, कैसे पैसे पहुंचाए जाते हैं, कैसे हवाला के जरिए पैसे पहुंचाए जाते हैं और बैंक्स के जरिए भी ये पैसे पहुंचाए जाते हैं, व्यापारियों के जरिए भी यहां तक पैसे पहुंचाए जाते हैं। और एक तरीके से इसमें समझ लीजिए कि कुछ कुछ वैसा होता है जैसा कि आप बार्टर सिस्टम में देखते हैं। और ऐसे ये पैसे पहुंचाए जाते हैं सीमा पार तक और सीमा पार ये पैसे आतंकवाद फैलाने के काम में आते हैं, खौफ फैलाने के काम में आते हैं। पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए पानी की तरह पैसे बहाता है। कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए तमाम साजिशें रचता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के एक ऐसे नापाक नेटवर्क का खुलासा किया है जिसमें पाकिस्तान से टेरर फंडिंग साफ नजर आती है। एनआईए की जांच में पता चला है कि कश्मीर में आतंक की खेती करने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान खुफिया तरीके से फंडिंग करते रहे हैं। आतंकियों को बाकायदा सैलरी दी जाती है, उन्हें ट्रैवल अलाउंस दिए जाते हैं। पहली बार टीवी पर देखिए आतंकियों की सैलरी स्लिप हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। वो पत्थर बरसाते हैं, पाकिस्तान से पैसा पाते हैं, वो आतंक फैलाते हैं, पाकिस्तान उन्हें तनख्वाह देता है, वो मारे जाते हैं, पाकिस्तान उन्हें पेंशन देता है, वो आतंकियों की मदद करते हैं, पाकिस्तान उन्हें कमीशन देता है।
आतंकियों के मोबाइल बिल, मेडिकल बिल भी भरता है पाकिस्तान। इतना ही नहीं, आतंकियों की शादी भी कराता है पाकिस्तान। सरहद पार से आता है पैसा और उस पैसे के जरिए चलता है हिंदुस्तान में आतंक का नेटवर्क। आज होगा एक हैरत अंगेज खुलासा, ऐसा खुलासा जिसे शायद आपने पहले कभी सुना हो। आज खुलेगी आतंक की पासबुक। आज देख लेना आतंकियों की सैलरी। आज आपके सामने आएगा आतंकियों के लिए बना पाकिस्तान का पेंशन प्लान। आपको हैरान कर देगा इंडिया न्यूज का सनसनीखेज खुलासा। 1126164887 यानी 11 करोड़ 26 लाख 16,487 रुपए। ये वो पैसा है जो हिंदुस्तान की जन्नत को जहन्नुम में बदलने के लिए पाकिस्तान से भेजा गया। 59206598 यानी 5 करोड़ 92 लाख 6,598। ये वो पैसा है जो कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों के परिवार वालों को पेंशन में दिया गया। 45402274 यानी 4 करोड़ 54 लाख 2,274 रुपए। ये वो पैसा है जो कश्मीर में आतंकियों को सैलरी के तौर पर मिला। ये खुलासा आपको हैरान कर देगा। सैलरी पर पल रहे हैं आतंकवादी, सैलरी पर भर्ती हो रहे हैं आतंकवादी। इतना ही नहीं, मरने के बाद उन आतंकियों को पाकिस्तान पेंशन दे रहा है। आज होगा पाक की उस नापाक पासबुक का खुलासा। आज बताएंगे आखिर एक आतंकी को कितनी कितनी सैलरी देता है पाकिस्तान। आज होगा पाकिस्तान के पेंशन प्लान का पर्दाफाश। हिंदुस्तान की जन्नत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के नापाक इरादे तो दुनिया जानती ही है, लेकिन टीवी पर पहली बार देखिए पाकिस्तान आतंक की पौध तैयार करने में कितना पैसा खर्च करता है। अपनी आंखों से देखिए, जिस पाकिस्तान में खाने के लाले हैं वो हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए कितना पैसा पानी की तरह बहा रहा है। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहली बार आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब किया है। पहली बार सामने आया है पाकिस्तान का वो नापाक टेरर फंडिंग नेटवर्क जो आतंकियों को पैसा मुहैया कराता है। वैसे तो ये बात जगजाहिर है कि पाकिस्तान भारत में सक्रिय आतंकियों की मदद करता आया है, लेकिन अब इंडिया न्यूज के हाथ लगे हैं NIA और प्रवर्तन निदेशालय के जांच के ये दस्तावेज, जिनमें ये साफ लिखा है कि पाकिस्तान ने ISI की मदद से भारत में आतंकियों और उसके साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एक बड़ा ताना बाना बुना है। और अगली खबर की खबर यह कि मुंबई हादसों का शहर है। यहां जान बेहद सस्ती है। हर पल मुंबई कर एक ऐसे अनजाने डर में जीते हैं जिसकी दस्तक कभी भी हो सकती है। कभी वो डर बारिश का कहर बनकर बरसता है, कभी फुट ओवर ब्रिज बनकर मौत टूट पड़ती है और कभी आग बनकर जला देती है। इस बार एक इमारत में मौत ने तांडव मचाया। महज 11 सेकंड में डोंगरी इलाके में एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई, जिसमें 10 लोग मलबे में दफन हो गए। जो बाकी बचे वो उस दर्दनाक हादसे को भूल नहीं पा रहे। धूल का गुबार सा उठा और तेज आवाज आई। चीख चिल्लाहट की आवाज मुंबई की तकदीर बन चुकी है। आंखों के सामने मौत झपट्टा मार लेती है और फिर बेबसी के अलावा कुछ नहीं बचता। इसी मुंबई को कुछ दिन पहले मानसून ने रुलाया और अब मौत की इमारत ने डोंगरी इलाके में दहशत फैलाई। लड़की है मेरी। कितने साल की है? 15 कभी शादी हुआ है अभी शादी हुई? हाँ। 5-6 महीना हुआ अच्छा, बच्ची यहाँ थी? थी। तो अभी क्या वो वहाँ फंसी हुई है? फंसी हुई है अंदर। चीख पुकार मची हुई, बचाओ बचाओ की आवाज आ रही। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले एक झटके में 6 परिवार मिट्टी में मिल चुके थे। सैकड़ों टन मलबा था जिसमें दबे हुए थे इंसानी जिस्म। सकरी गली में इमारत थी, इसलिए आवाज इतनी तेज आई कि लोग सहम गए। और उसके बाद का मंजर ऐसा था।
मैं केसरबाग मैंशन के सी विंग एरिया में हूँ, जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एक टॉप एंगल कि किस तरह से एक रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ पे मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ की टीम और बहुत सारे सिविलियंस जो है जमा हुए हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। कहीं पे गोनी, कहीं पे रस्सी, कहीं पे लाइट, कहीं पे वेल्डिंग मशीन से लैडर्स को निकाल रहे हैं, जो सारे आयरन रॉड्स है उसको निकाल रहे हैं, और लोग जो दबे हैं अंदर डेब्रीज में उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसी सुखड़ी हुई गली है जिसके बीच में से सारे ऑथोरिटीज और ऑफिसर्स पास हो रहे हैं, और उन लोग बहुत ही उन्हें भी बड़ा दिक्कत लग रहा है पास होने में, और बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम माहौल है, पूरा केओटिक माहौल है, जहाँ पे हार्डली कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मतलब कर भी रहे हैं तो बड़े दिक्कतों से कर रहे हैं। और ये देखिए कि कैसी पूरी की पूरी डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है। हाथ से हाथ सटकर लोग इस गली से निकलते हैं। ऐसे में न तो एम्बुलेंस पहुंच सकती थी न रेस्क्यू के लिए दूसरी गाड़ी। ऐसे वक्त में डोंगरी के लोगों का हौसला काम आया। आंखों में आंसू लेकर और दिल में एक सब्र लेकर एक एक पत्थर को हटाने लगे। जैसे जैसे धूल का गुबार छंटता, सांसें थम सी जाती, क्योंकि एक झटके में 11 कमरों की वो इमारत जमींदोज हो चुकी। सकरी गली में शमशान जैसा मातम था। गिरने वाली इमारत में 4 मंजिलें थी। हर मंजिल पर लोग रहते थे, नीचे दुकानें थी, लेकिन बाकी बचा तो सिर्फ आंसुओं का सैलाब, जो धूल में मिले दर्द भरे जज्बातों में मिल चुका था। हम लोग सोए थे नींद में, अचानक बिल्डिंग गिरी तो हम लोग निकल के भाग के बाहर आए। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं जानते क्या कैसे। हाँ वही तो हम लोग। तो आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ? इधर बाजू वाली जो रूम है ना, यहाँ से हम लोग आए, और इस साइड की। दर्द के सैलाब के बीच कुछ ऐसा भी हो जाता था जो एक पल में कुदरत के कहर पर भारी पड़ जाता। एक बच्चा सही सलामत मलबे से निकल आया। देखिए कैसे एक एक हाथ में संभाल कर उसे बाहर की तरफ ले जाएगा। बच्चा अभी जेजे अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बच्चा अभी जेजे अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में 6 परिवार रहते थे। बिल्डिंग करीब 100 साल पुरानी थी। 4 मंजिलों पर 11 कमरे थे। हादसे के बाद कुछ ही लोग घर के अंदर थे, जो बाहर थे वो खुशकिस्मत थे। लेकिन वो इसलिए रो रहे हैं कि उनके अपने अब हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। चाचा की बहू थी, दोनों ऑफ हो गए। चाचा भी ऑफ हो गए, चाचा की बहू भी ऑफ हो गई। क्या कहेंगे और कितने लोगों हाथ दबे? वहाँ पे पूरी बिल्डिंग भरी थी, पूरी बिल्डिंग 20, 50, 60 आदमी हुई के अंदर। काम वालियाँ भी थी, 4-5 जन बेचारियाँ बंगालना। हाँ कैसे चाचा से बता रही है बातचीत हुई होगी? क्या पहले बातचीत कितना नहीं, कुछ भी नहीं, सोए थे बेचारे, सोए ही पड़े थे। चाची की पूरी बिल्डिंग ही धरस गई, जमीन में मिट्टी मिल गई। जो अभी लोग आसपास के लोगों ने बताया कभी क्या कि कभी कंप्लेन किया था, कभी सुनवाई नहीं हुई है? नहीं कुछ भी नहीं करे थे, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। हम लोग सिवरी रहते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, वो कुछ मालूम नहीं। हेलो, कोई अभी सहायता इसमें नहीं मिल रही है? मतलब नहीं पता ही नहीं चल रहा कैसे गिरी, क्या हुआ, पता ही नहीं चल रहा है हम लोगों को। कोई नहीं। अभी सब पड़ोसी जो बिल्डिंगों में, तो उन्होंने बचाव किए। मुंबई में इंच इंच जमीन कीमती है, लेकिन जान बहुत सस्ती है। हर दिन 18 लोग मर जाते हैं। पेड़ गिरने से भी यहां मौत हो जाती है। मुंबई में न सड़क पर सुरक्षित हैं, न घर में सुरक्षित हैं। बारिश आई तो मुसीबत, ना आई तो मुसीबत, क्योंकि डोंगरी जैसे तंग इलाकों में ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जो मौत के मुंह पर बैठी हैं। कभी भी किसी भी वक्त मौत उन्हें निकल सकती है, और इस बार बारी इस इमारत की। मुंबई के डोंगरी में आज सुबह करीबन 11:30 बजे जब बिल्डिंग भरभरा कर गिरी
तो उसमें कई लोग दब गए। और आप इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त तस्वीरें मुंबई के जेजे अस्पताल के ठीक बाहर यहाँ देख रहे हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है तत्काल जेजे अस्पताल में लाया जाएगा। देखिए वो डोंगरी के जो लोग जिनको बचाया जा रहा है, जो रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको इस अस्पताल में जेजे अस्पताल में लाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज हो, सही हो सके। जो देखिए जेजे अस्पताल का जो दृश्य इस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से जेजे अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि जो लोग भी आए कम से कम सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए मुस्तैद रहे। उसके अलावा जो मरीज आए कम से कम आसानी से वो अंदर जा सके, उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। यह एक बड़ा दर्दनाक दृश्य है मुंबई की जेजे अस्पताल का। जेजे अस्पताल के कुछ ही दूरी पर डोंगरी इलाका है जहां पर बिल्डिंग गिरी है। एक सदी से पुरानी इस इमारत में लोग रह रहे थे। इस बार इसकी बारी थी, लेकिन बगल वाली बिल्डिंग की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं और उसके बगल वाली भी जर्जर है। डोंगरी में ऐसी कई इमारतें हैं जो मौत का सर्टिफिकेट लेकर खड़ी हुई है। इसे समझने के लिए जो बिल्डिंग गिरी है उसकी गिरने से पहले की तस्वीर देख लीजिए, समझ आ जाएगा कि इमारतों की शक्ल में ताबूत कैसा होता है। एकदम जर्जर, जगह जगह दीवार से बाहर झांकती दरारें और उन दरारों से दिखती दहशत जिसने एक पल में कई लोगों को अपना शिकार बना लिया। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें मुंबई की तकदीर बन चुकी हैं। वही चकाचौंध वाली मुंबई जहां लोगों की जिंदगी घुट रही है, तड़प रही है। पैसों की नगरी में कौड़ियों में मौत का खेल हो रहा है। हादसे इस शहर की तकदीर बन चुके हैं, लेकिन सरकार सो रही है। माया नगरी अब काट कलेजा मुंबई बन चुकी है। अगर मुंबई के हादसों में सिर्फ इमारत गिरने की बात की जाए तो यह आंकड़ा बेहद बड़ा है। जर्जर हो चुकी इमारतों की गिनती भी हो चुकी है, बावजूद इसके न तो उनकी मरम्मत होती और न लोगों को वहां से हटाया जाता। ऐसे में डोंगरी जैसे हादसे में लोग जान गंवा बैठते हैं। सवाल यह है कि क्या मुंबई में लोग इसी तरह मरते रहेंगे और सरकार तमाशा देखती रहेगी? मुंबई की तकदीर हर साल ऐसी ही तस्वीर लेकर आती है। डोंगरी में केसरबाई नाम की बिल्डिंग गिर गई और फिर शोर शराबा मचा, दबे लोगों को निकाला गया। मौत अपने निशान छोड़कर नए शिकार की तरफ बढ़ गई। एक तरीके से मुंबईकर शिकार ही तो है। वो हर लम्हा सरकारी तंत्र की लापरवाही में मारे जा रहे हैं। नाम कुदरत का बदनाम हो जाता है। कभी बारिश मुंबईकरों को तड़पाकर मार डालती है, कभी फुटओवर ब्रिज गिरने पर मौत तांडव दिखाती है, कभी आग लगने से जिंदगी को खाक कर देती है मौत, कभी नाले में गिरकर मासूम गुम हो जाता है। अगर सिर्फ ताबूत बन चुकी जर्जर बिल्डिंगों की बात करें तो डोंगरी इलाके में ही ऐसी दर्जनों इमारतें हैं जिसमें रहने वाले लोग मौत के मुहाने पर जा पहुंचे हैं। केसरबाई बिल्डिंग के पास वाली इमारत की हालत देख लीजिए। ऐसा ही हाल उसके पीछे वाली बिल्डिंग का भी है। जब भी कभी हादसा होता है तो लोगों के दिल दहल जाते हैं। कहीं अगला नंबर उनकी बिल्डिंग का तो नहीं, लेकिन महंगे शहर में रोजी रोटी उन्हें मौत की दस्तक के साथ रहने को मजबूर कर देती है। केसरबाई बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है। सिर्फ अब मलबा बाकी है और उसमें दफन खुशियां। जो बचे उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुछ लोगों के लिए बीएमसी ने इमामबाड़ा म्यूनिसिपल स्कूल में शेल्टर होम बना दिया है और कुछ संवेदनाओं भरे ट्वीट और बयानों की बाढ़ आ गई है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, मुंबई के डोंगरी में इमारत ढहने की घटना पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। महाराष्ट्र सरकार, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव अभियानों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है, मुंबई में 4 मंजिला इमारत में फंसे लोगों की सकुशलता की प्रार्थना करती हूं। मेरी संवेदनाएं दुखी परिवारों के साथ हैं। राहत और बचाव कार्य में कांग्रेस जन यथासंभव सहयोग दे। हाल में घटी ये तीसरी घटना है। आखिर क्यों समय रहते इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता? संवेदनाओं के सैलाब में मुआवजे की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है। कहा जा रहा है केसरबाई बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए एक डेवलपर को अपॉइंट किया गया था। अब उसने डेवलपमेंट क्यों नहीं किया, ये बात समझ से परे है। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ के बिल्डिंग के रहवासियों ने भाड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक विकासक को, डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और उसके लिए उनको परमिशन भी मिली थी। लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया, ये सारी चीजें अब जांच में सामने आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहाँ पर अभी
मलबे के नीचे है उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर सारा फोकस वहाँ पर रखा हुआ है। अगर मुंबई में सिर्फ इमारतों के गिरने की बात की जाए तो मुंबई में पिछले 5 सालों में 2704 इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, जिसमें 234 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 840 जख्मी हुए। अगर हर साल इमारत गिरने के हादसों की बात करें तो 2013 में कुल 531 इमारत गिरने से 101 लोगों की मौत हुई। साल 2014 में कुल 343 इमारत गिरने में 21 लोगों की मौत हुई। साल 2015 में कुल 417 इमारतें गिरी, जिसमें 15 लोग मारे गए। वहीं 2016 में कुल 486 इमारतें गिरी, जिसमें 24 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि 2017 में कुल 568 इमारतें गिरी, जिसमें 66 लोगों की मौत हो गई। साल 2018 में 359 इमारतें गिरी, जिसमें 7 लोगों की जान गई। इसके अलावा 600 इमारतों को बीएमसी ने नोटिस अलग से भेज रखा है। भारी बारिश के बाद मुंबई की इमारतों के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसी के साथ शुरू हो जाती है राजनीतिक पार्टियों की सियासत। वहीं दूसरी तरफ गिरती इमारतों का ठीकरा मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा एक दूसरे पर फोड़ने लग जाते हैं। मुंबई में करीब 16,000 ऐसी इमारतें हैं जो 100 साल से भी पुरानी हैं, जिनकी मरम्मत जरूरी है, लेकिन हमेशा हादसों के वक्त ही ऐसी इमारतों की याद आती है। बाकी वक्त सरकार सोती रहती है और लोग मरते जाते हैं। आखिर मुंबई में ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर कब तक सरकारी तंत्र की लापरवाही में इंसानों के जिस्म दबते रहेंगे? और आखिर कब तक डोंगरी की केसरबाई जैसी इमारतें कब्रिस्तान में तब्दील होती रहेंगी? खबर की खबर यह भी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों पर एक बड़ा फैसला लिया है। अब मदरसों में उर्दू, फारसी और अरबी भाषा के ज्ञान के साथ साथ गणित और विज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी। सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने का आदेश दिया है। कुरान की आयतों के साथ साथ छात्र आधुनिक विषयों का भी ज्ञान हासिल कर सकेंगे और साथ ही छात्रों में देशभक्ति पैदा करने के लिए मदरसों में एनसीसी और स्काउट की ब्रांच खोली जाएगी। मदरसों में मजहबी और बुनियादी शिक्षा हासिल कर रहे इन छात्रों को अब कुरान की आयतों के अलावा गणित और विज्ञान की शिक्षा भी मिलेगी। यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, साथ ही इनकी परीक्षा भी ली जाएगी। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने राज्य की मदरसा स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, साथ ही इनकी परीक्षा भी ली जाएगी। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने राज्य की मदरसा स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी और मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं भी यूपी बोर्ड के साथ ही आयोजित होंगी। यूपी सरकार ने मुफ्त में एनसीईआरटी की किताबें बांटने का ऐलान किया है। इसके अलावा मदरसों में भारत स्काउट गाइड और एनसीसी की ब्रांच भी खोली जाएगी। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में हुए फैसले के मुताबिक मदरसों में स्काउट एंड गाइड कार्यक्रम चलाया जाएगा, मदरसों को एनसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, मदरसों को एनएसएस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, मदरसों को राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा। मदरसा परीक्षा में डिग्री के अंतिम वर्ष में सफल हुए मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। यानी मदरसा स्टूडेंट अब दीनी तालीम के साथ साथ देशभक्ति का सबक भी सीखते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की दलील है कि अरबी, उर्दू और फारसी पढ़ने वाले मदरसा छात्र अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा और उनको नौकरियां मिलने में आसानी होगी। वैसे एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने का ऐलान तो योगी सरकार ने सत्ता में आते ही कर दिया था। तब भी उन्होंने यही दलील दी थी कि इससे छात्र कंपटीशन के लिए तैयार होंगे। मदरसा बोर्ड में इस प्रकार के सुझाव आए तो मदरसा बोर्ड ने इस पर निर्णय किया कि जो उर्दू में लिखी हुई एनसीईआरटी की अंग्रेजी में, विज्ञान में और गणित की जो पुस्तकें हैं वो इसके साथ साथ एडिशन होगी, चलेंगी और इनमें जो पढ़ाया जाएगा उससे मूल रूप से ये जो विद्यार्थी इसमें पढ़ते थे, जिनकी आधुनिक शिक्षा से वो वंचित रहते थे, उनको एक अवसर मिलेगा रोजगार का, उनको एक अवसर मिलेगा मेन स्ट्रीम में आने का। हम चाहते हैं कि पवित्र कुरान
को पढ़ने वाले दीनिया शिक्षा भी हो, हाथ में एक हो, और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की आधुनिक शिक्षा हो, और ये नौजवान एक रोजगार के मुख्य धारा में आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, कई मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। 2017 में यूपी सरकार के फैसले पर भी मदरसा शिक्षकों ने यही कहा था, लेकिन मदरसे इस कदम का स्वागत भी कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल 100% खुश है, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है, ना खुशी कोई बात नहीं है। हम लोग पहले से भी ये चाहते थे। और मदरसे में देखिए ऐसी बात, सबसे पहले बात ये जान लें कि आमतौर पे लोग मदरसे में ये समझते हैं कि सिर्फ अरबी और फारसी की दीनियात की पढ़ाई होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। मदरसे में जहां अरबी की तालीम होती है, वहीं पे हिंदी और अंग्रेजी की भी तालीम होती है, मैथ की भी तालीम होती है। लेकिन ये कि हमारे टीचर जिस एनसीईआरटी की बात की जा रही है, उस एतबार से निसाब भी नहीं है इस वक्त तक। तो जब निसाब वो लागू किया जाएगा तो सिताज किया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी और अंग्रेजी साइंस की पढ़ाई पहले से नहीं होती है। हम सोचते हैं कि इसको पढ़ेंगे तो अब जो उर्दू, अरबी, फारसी वगैरह पढ़ते हैं, उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या और कोई किताबें पढ़ें तो हमारा मुस्तकबिल और इससे बेहतर हो गया, उससे ज्यादा हम लोग तालीम हासिल कर लेंगे। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं। इनमें से 500 से ज्यादा मदरसों को यूपी सरकार से फंड मिलता है। सरकारी फंड से चलने वाले मदरसों के टीचर्स की सैलरी भी सरकार ही देती है। राज्य सरकार मदरसों के लिए बाकायदा अलग बजट रखती है। आधुनिक शिक्षा से मदरसा छात्रों के लिए नए रास्ते खुलेंगे और वो प्रतियोगी माहौल के लिए खुद को तैयार भी कर पाएंगे। खबर की खबर में आए एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार न मकान, न दुकान, न सड़क। बिहार के 12 जिलों में बारिश, बाढ़ से कोहराम। असम के 32 जिलों में सैलाब का जानलेवा जलजला। हिंदुस्तान के 7 राज्यों में जल तांडव से त्राहिमाम। एक चौथाई हिंदुस्तान की अंडर वाटर रिपोर्ट। नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 12 तारीख को इस पूरे इलाके में जबरदस्त सैलाब आया, जबरदस्त पानी आया और जगह जगह सड़कों को पूरी तरह से काट दिया, पुल पुलिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से पानी की चपेट में है, कट ऑफ हो गए हैं गांव, उनका संपर्क दूसरी जगह से टूट चुका है। आफत की बारिश का 10वां ट्रेलर। हिंदुस्तान के 7 राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर मचा हुआ है। यूपी से बिहार तक, बंगाल से आसाम तक आसमान से आफत बरस रही है और जमीन पर मुसीबतें मुंह बाए खड़ी हैं। करीब 1 करोड़ लोग पानी पानी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बिहार के 12 जिलों में 26 लाख लोग सैलाब से घिरे हुए हैं और सबसे बुरा हाल सीतामढ़ी जिले का है, जहां हमारे संवाददाता ने सीने तक पानी में डूबकर बाढ़ से बेहाल लोगों का दर्द करीब से जाना। बाढ़ में न घर बचे न आंगन। न सड़कें बची न पुल। बिहार के 12 जिले विकराल बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश ने 26 लाख लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ऐसे में वहां का हाल जानने इंडिया न्यूज के संवाददाता श्री पूजन झा बाढ़ के पानी में उतरे।
सीने तक पानी में डूबकर बाढ़ की रिपोर्टिंग करने पहुंचे। इस वक्त हम सुंदरपुर गांव में हैं और मैं सड़क पे खड़ा हूं। आप अनुमान लगाइए कि सड़क पर ये तकरीबन 3-3.5 फीट का पानी। लोग कैसे इस गांव से बाहर जाएंगे? कोई बीमार पड़ जाए इस गांव में तो गांव से उस बीमार को इलाज के लिए आखिर कैसे लेकर के बाहर जाएंगे? ये स्थिति पिछले 4 दिन से ऐसी ही बनी हुई है, बल्कि पानी कुछ घटा है। लेकिन नेपाल में लगातार चूंकि बारिश हो रही है तो लोगों को अंदेशा है कि शायद खतरा अभी टला नहीं, खतरा बढ़ भी सकता है। ये इतना पानी में कैसे ये करते हैं? आप देख रहे हैं कि आप तैर करके उधर से इधर आ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? सूखला पर रह रहे हैं। जो थोड़ी सी सूखी जमीन है उसी पे आप रह रहे हैं? हाँ, जो है वही सूखले पर। घर में खाने पीने के लिए क्या है? कुछ है बचा हुआ है? कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कहीं कोई मदद वगैरह? अभी कुछ नहीं मदद हुआ है सरकार की तरफ से कुछ। अच्छा, आपका मतलब क्या क्या नुकसान हो गया? ये तो देख रहा हूँ कि बाढ़ तो बहुत भीषण है। जी जी, वो सुंदरपुर पश्चिमी वार्ड नंबर 1 में चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। सरकार की तरफ से अभी कोई संसाधन नहीं पहुंचा है। और कितने माल मवेशी। खाना कैसे खाते हैं? घर पे खाना कैसे बन रहा है? खाना किसी तरह अपना भूजा तूजा किसी तरह भूज भाज करके थोड़ा बहुत बचा करके अपना खा रहे हैं पंथ के जैसे। और मवेशी को भी ऐसी ही भूखा पड़ा हुआ है। कितने पोरा भूसा दह गया। ये कौन सी नदी है? ये नदी लखनदेई है। लखनदेई के नेपाल से ही आ रही है ये नदी। जी जी। आप कल्पना कीजिए कि नेपाल से आने वाली छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं सबकी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। सब में पानी जो है इस कदर डेंजर लेवल से ऊपर बढ़ रहा है कि सैकड़ों गांव पानी की चपेट में पूरी तरह से जो है घिर चुके हैं। लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसी तरह से लोग इन गाँव में जिंदा है। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मची है। जिले में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। पानी पानी सीतामढ़ी में पेट भर खाने की बात तो दूर, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। घर में खाने को बहुत कुछ नहीं बचा है। जो कुछ बचा है बच्चों की भूख मिटाई जा रही है, जो रूखा सूखा है। दरअसल बाढ़ देर रात पहुंची, लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उसको लेकर के, और इस वजह से जो भी अनाज था वो बह गया। मवेशियों के लिए जो चारा था वो बह गया। बहुत सारे मवेशी थे वो बह गए। कई मकान हैं सुंदरपुर इस गांव में जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। जहां जगह मिला लोगों ने वहीं शरण ले ली है। ये बच्चे बहुत रूखा सूखा खा रहे हैं। खाना बनाने का कहीं कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। खाना कैसे बनाया जाएगा? न पानी की व्यवस्था है, न जलावन है, न सामग्री है। कैसे खाएगा? सारा पानी कब आया? पानी को हो गया 3 दिन। आज चौथा दिन है। 3 दिन तक हम लोग ऐसे ही भूखे थे। 12 तारीख को पानी, 12 तारीख को रात को अचानक पानी आ गया। हम लोग का जो सामान जहाँ पर है वहीं पर है। अभी तक सब वहीं सर रहा है। बाल बच्चा सब भूखा है। अभी देख रहे हैं आपके सामने सब रूखा सूखा खा रहा है। कोई प्रशासन या कोई नेता वगैरह नहीं आया हालचाल पूछने की किस स्थिति में है यहाँ की जनता। अब हम लोग किसी तरह से जान बचा रहे हैं। आदमी को पहले जान बचाया जाएगा ना, तब न कुछ देखा जाएगा। जो जहाँ अन्न पानी है सब जो है दह गया, सड़ गया, भिज गया। माल आपको दिखाना चाहते हैं, इनके मवेशी बहुत सारे बह गए जो इनकी आजीविका का साधन था। अधिकांश जो मकान हैं वो यहाँ पर फूस के कच्चे मकान बने हुए होते हैं, और अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। आधा मकान बह चुका है। पानी का दबाव काफी तेज था और इस वजह से ये जितने भी मकान थे वो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। जितना हिस्सा बच गया है उसमें परिवार ने किसी तरह से शरण ली है। पानी बढ़ता है, भाग करके ऊंची जगह पर जाते हैं। सरकारी दावे बहुत सारे होते हैं कि लोगों के लिए बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई, इनका पेट भी ना भरे। क्या खा रहे हैं आप? बोले ना, पेट भर गया, पेट भरला। अरे बोल इमेजिन कीजिए ये जो है ये इतने बच्चे और ये थोड़ा सा अनाज यही बचा हुआ है। मवेशी भी उसी तरह से भूखे यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्या खिलाए हैं बच्चों को? क्या खिला रहे हैं? घर में ना चिवड़ा खिलाया है। चिवड़ा है घर पे? कहीं मिला प्रशासन की तरफ से? कुछ मिला सरकार? पूछो ना। आपने क्या खाया? आपने कुछ खाया है? ना पूछो ना। तो खाना बनाने की कोई सुविधा नहीं है? ना कोनो सुविधा न सर।
देखो सर कुछ न है, साफ सब बर्तन भरा सब दह गया। एक ही घर में मवेशी को भी रखना है, क्योंकि मवेशी आजीविका का साधन है। एक ही घर में बच्चे भी रहेंगे, बूढ़े भी रहेंगे, बुजुर्ग भी रहेंगे। जो कमरा बच गया है, हम आपको खेत और खलिहान की स्थिति बताते हैं। ये मवेशी है, ये भी भूखा है, इसके लिए चारा भी पूरी तरह से मयसर नहीं है। पानी यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 फीट इन सड़कों पर चल रहा था। पानी फिलहाल कमा है, लेकिन नेपाल में जबरदस्त बारिश अभी भी हो रही है, तो यानी कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं। ये जितने भी घर आप देख रहे हैं, इन तमाम घर से लोग पलायन कर चुके हैं। कई लोग हैं वो घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं, लेकिन घर से सामान लेकर के सकुशल वो नहीं निकले। सारा सामान घर पे है, बहुत सारा सामान बह गया है। सीतामढ़ी जिले में दर्जन भर से ज्यादा सड़कें बह गई, पुल बह गए, बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के रास्ते नहीं। हमारे संवाददाता कहीं फिसलन भरे रास्तों पर तो कभी मुसीबत के पानी में उतरकर आफत की बाढ़ की रिपोर्टिंग करते रहे। नेपाल से आने वाली अधवारा नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 12 तारीख को इस पूरे इलाके में जबरदस्त सैलाब आया, जबरदस्त पानी आया और जगह जगह सड़कों को पूरी तरह से काट दिया, पुल पुलिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से पानी की चपेट में है, कट ऑफ हो गए हैं गांव, उनका संपर्क दूसरी जगह से टूट चुका है। जो मरीज हैं गांव में ही हैं, उनको किसी तरीके से टांग करके, यहाँ पर किसी नाव की भी व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके से टांग करके उन्हें आसपास के अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अब ग्रामीणों को जब महसूस हुआ कि सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, लेकिन ग्रामीण खुद अब मशक्कत करने में जुट गए हैं, खुद अपने पुल और पुलिया बना रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर घूम के बताएंगे क्या कर रहे हैं आप? पुल बना रहा है अपना। कैसे बनाइएगा पुल? बांस के ठोक कर बना रहा। पुल क्यों जरूरी हो गया यहाँ पे? अबे जाके ले, अब तो माल जाल सब दह गया, सब है। हम 8 रोज से भूखने आती। आप ये सोचिए कि मैं तकरीबन 6 फीट का हूँ, यहाँ इस पानी में खड़ा हूँ। छोटे छोटे बच्चे या औरतें या बुजुर्ग आखिर इस पानी के फैलाव से कैसे पार कर पाएंगे? आगे काफी गहराई है, लेकिन ये जो स्ट्रेच है, जो कट गया है, इसे पार करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज धार है, खड़ा रह पाना बेहद मुश्किल है। और गांव वाले पिछले 4-5 दिन से लगातार ऐसी ही स्थिति में जी रहे हैं। अभी तक प्रशासन का तंत्र इस इलाके में सुध लेने को नहीं। सुंदरपुर गांव में आधी रात बाढ़ का हमला हुआ, आशियाने बह गए, घरों में रखे सामान बह गए। ये इंदल राय हैं, इनके घर भी सैलाब आया और एक झटके में इनकी जिंदगी भर की कमाई बह गई। इस वक्त हम सीतामढ़ी के सुंदरपुर गांव में हैं, इंदल राय के घर पे 12 तारीख को बाढ़ आई। लोग अधिकतर अपने घरों में सोए हुए थे। इंदल राय भी अपने पूरे परिवार के साथ इसी झोपड़ी में सो रहे थे। जितना जो भी जिंदगी भर की कमाई है इसी झोपड़ी में थी। और अब मैं कैमरामैन से कहता हूं वो आपको दिखाएं। यूपी से बिहार तक, बंगाल से असम तक, न मकान, न दुकान, न सड़क। बिहार के 12 जिलों में बारिश, बाढ़ से कोहराम। असम के 32 जिलों में सैलाब का जानलेवा जलजला। हिंदुस्तान के 7 राज्यों में जल तांडव से त्राहिमाम। एक चौथाई हिंदुस्तान की अंडर वाटर रिपोर्ट। नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 12 तारीख को इस पूरे इलाके में जबरदस्त सैलाब आया, जबरदस्त पानी आया और जगह जगह सड़कों को पूरी तरह से काट दिया, पुल पुलिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से पानी की चपेट में है, कट ऑफ हो गए हैं गांव, उनका संपर्क दूसरी जगह से टूट चुका है।
आफत की बारिश का 10वां ट्रेलर। हिंदुस्तान के 7 राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर मचा हुआ है। यूपी से बिहार तक, बंगाल से आसाम तक आसमान से आफत बरस रही है और जमीन पर मुसीबतें मुंह बाए खड़ी हैं। करीब 1 करोड़ लोग पानी पानी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बिहार के 12 जिलों में 26 लाख लोग सैलाब से घिरे हुए हैं और सबसे बुरा हाल सीतामढ़ी जिले का है, जहां हमारे संवाददाता ने सीने तक पानी में डूबकर बाढ़ से बेहाल लोगों का दर्द करीब से जाना। बाढ़ में न घर बचे न आंगन। न सड़कें बची न पुल। बिहार के 12 जिले विकराल बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश ने 26 लाख लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ऐसे में वहां का हाल जानने इंडिया न्यूज के संवाददाता शिवपूजन झा बाढ़ के पानी में उतरे। सीने तक पानी में डूबकर बाढ़ की रिपोर्टिंग करने पहुंचे। इस वक्त हम सुंदरपुर गांव में हैं और मैं सड़क पे खड़ा हूं। आप अनुमान लगाइए कि सड़क पर ये तकरीबन 3-3.5 फीट का पानी। लोग कैसे इस गांव से बाहर जाएंगे? कोई बीमार पड़ जाए इस गांव में तो गांव से उस बीमार को इलाज के लिए आखिर कैसे लेकर के बाहर जाएंगे? ये स्थिति पिछले 4 दिन से ऐसी ही बनी हुई है, बल्कि पानी कुछ घटा है। लेकिन नेपाल में लगातार चूंकि बारिश हो रही है तो लोगों को अंदेशा है कि शायद खतरा अभी टला नहीं, खतरा बढ़ भी सकता है। ये इतना पानी में कैसे ये करते हैं? आप देख रहे हैं कि आप तैर करके उधर से इधर आ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? सूखला पर रह रहे हैं। जो थोड़ी सी सूखी जमीन है उसी पे आप रह रहे हैं? हाँ, जो है वही सूखले पर। घर में खाने पीने के लिए क्या है? कुछ है बचा हुआ है? कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कहीं कोई मदद वगैरह? अभी कुछ नहीं मदद हुआ है सरकार की तरफ से कुछ। अच्छा, आपका मतलब क्या क्या नुकसान हो गया? ये तो देख रहा हूँ कि बाढ़ तो बहुत भीषण है। जी जी, वो सुंदरपुर पश्चिमी वार्ड नंबर 1 में चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। सरकार की तरफ से अभी कोई संसाधन नहीं पहुंचा है और कितने माल मवेशी। खाना कैसे खाते हैं? घर पे खाना कैसे बन रहा है? खाना किसी तरह अपना भूजा तूजा किसी तरह भूज भाज करके थोड़ा बहुत बचा करके अपना खा रहे हैं पंथ के जैसे। और मवेशी को भी ऐसी ही भूखा पड़ा हुआ है। कितने पोरा भूसा दह गया। ये कौन सी नदी है? ये नदी लखनदेई है। लखनदेई के नेपाल से ही आ रही है ये नदी। जी जी। आप कल्पना कीजिए कि नेपाल से आने वाली छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं सब की कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। सब में पानी जो है इस कदर डेंजर लेवल से ऊपर बढ़ रहा है कि सैकड़ों गांव पानी की चपेट में पूरी तरह से जो है घिर चुके हैं। लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसी तरह से लोग इन गाँव में जिंदा हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मची है। जिले में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। पानी पानी सीतामढ़ी में पेट भर खाने की बात तो दूर, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। घर में खाने को बहुत कुछ नहीं बचा है। जो कुछ बचा है बच्चों की भूख मिटाई जा रही है, जो रूखा सूखा है। दरअसल बाढ़ देर रात पहुंची, लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उसको लेकर के और इस वजह से जो भी अनाज था वो बह गया। मवेशियों के लिए जो चारा था वो बह गया। बहुत सारे मवेशी थे वो बह गए। कई मकान हैं सुंदरपुर इस गांव में जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। जहां जगह मिला लोगों ने वहीं शरण ले ली है। ये बच्चे बहुत रूखा सूखा खा रहे हैं। खाना बनाने का कहीं कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर खाना कैसे बनाया जाएगा? न पानी की व्यवस्था है, न जलावन है, न सामग्री है। कैसे खाएगा? सारा पानी कब आया? पानी को हो गया 3 दिन। आज चौथा दिन है। 3 दिन तक हम लोग ऐसे ही भूखे थे। 12 तारीख को पानी, 12 तारीख को रात को अचानक पानी आ गया। हम लोग का जो सामान जहाँ पर है वहीं पर है। अभी तक सब वहीं सर रहा है।
बाल बच्चा सब भूखा है। अभी देख रहे हैं आपके सामने सब रूखा सूखा खा रहा है। कोई प्रशासन या कोई नेता वगैरह नहीं आया हाल चाल पूछने की किस स्थिति में है यहाँ की जनता। अब हम लोग किसी तरह से जान बचा रहे हैं। आदमी को पहले जान बचाया जाएगा ना, तब न कुछ देखा जाएगा। जो जहाँ अन्न पानी है सब जो है दह गया, सड़ गया, भिज गया। माल जाल को दिखाना चाहते हैं, इनके मवेशी बहुत सारे बह गए जो इनकी आजीविका का साधन था। अधिकांश जो मकान हैं वो यहाँ पर फूस के कच्चे मकान बने हुए होते हैं और अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। आधा मकान बह चुका है, पानी का दबाव काफी तेज था और इस वजह से ये जितने भी मकान थे वो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। जितना हिस्सा बच गया है उसमें परिवार ने किसी तरह से शरण ली है। पानी बढ़ता है, भाग करके ऊंची जगह पर जाते हैं। सरकारी दावे बहुत सारे होते हैं कि लोगों के लिए बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई, इनका पेट भी ना भरे। क्या खा रहे हैं आप? बोले ना, पेट भर गया, पेट भरला, अरे बोल इमेजिन कीजिए ये जो है ये इतने बच्चे और ये थोड़ा सा अनाज यही बचा हुआ है। मवेशी भी उसी तरह से भूखे यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्या खिलाए हैं बच्चों को, क्या खिला रहे हैं घर में? ना चिवड़ा खिलाया है। चिवड़ा है घर पे, कहीं मिला प्रशासन की तरफ से कुछ मिला? सरकार पूछो ना आपने क्या खाया? आपने कुछ खाया है? ना पूछो ना। तो खाना बनाने की कोई सुविधा नहीं है? ना कोनो सुविधा न सर। देखो सर कुछो ना है, साफ सब बर्तन भरा सब दह गया। एक ही घर में मवेशी को भी रखना है क्योंकि मवेशी आजीविका का साधन है। एक ही घर में बच्चे भी रहेंगे, बूढ़े भी रहेंगे, बुजुर्ग भी रहेंगे। जो कमरा बच गया है, हम आपको खेत और खलिहान की स्थिति बताते हैं। ये मवेशी है, ये भी भूखा है, इसके लिए चारा भी पूरी तरह से मयसर नहीं है। पानी यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 फीट इन सड़कों पर चल रहा था। पानी फिलहाल कमा है लेकिन नेपाल में जबरदस्त बारिश अभी भी हो रही है, तो यानी कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं। ये जितने भी घर आप देख रहे हैं इन तमाम घर से लोग पलायन कर चुके हैं। कई लोग हैं वो घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं, लेकिन घर से सामान लेकर के सकुशल वो नहीं निकले। सारा सामान घर पे है, बहुत सारा सामान बह गया है। सीतामढ़ी जिले में दर्जन भर से ज्यादा सड़कें बह गई, पुल बह गए। बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के रास्ते नहीं। हमारे संवाददाता कहीं फिसलन भरे रास्तों पर तो कभी मुसीबत के पानी में उतरकर आफत की बाढ़ की रिपोर्टिंग करते रहे। नेपाल से आने वाली अधवारा नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 12 तारीख को इस पूरे इलाके में जबरदस्त सैलाब आया, जबरदस्त पानी आया और जगह जगह सड़कों को पूरी तरह से काट दिया, पुल पुलिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से पानी की चपेट में है, कट ऑफ हो गए हैं गांव, उनका संपर्क दूसरी जगह से टूट चुका है। जो मरीज हैं गांव में ही हैं, उनको किसी तरीके से टांग करके, यहाँ पर किसी नाव की भी व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके से टांग करके उन्हें आसपास के अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अब ग्रामीणों को जब महसूस हुआ कि सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, लेकिन ग्रामीण खुद अब मशक्कत करने में जुट गए हैं, खुद अपने पुल और पुलिया बना रहे हैं। भैया ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर घूम के बताएंगे क्या कर रहे हैं? पुल बना रहा है अपना। कैसे बनाइएगा पुल? बांस के ठोक कर बना रहा। पुल क्यों जरूरी हो गया यहाँ पे? अबे जाके ले, हम तो माल जाल सब दह गया, सब है। हम तो 8 रोज से भूखने आती। आप ये सोचिए कि मैं तकरीबन 6 फीट का हूँ, यहाँ इस पानी में खड़ा हूँ। छोटे छोटे बच्चे या औरतें या बुजुर्ग आखिर इस पानी के सैलाब से कैसे पार कर पाएंगे? आगे काफी गहराई है, लेकिन ये जो स्ट्रेच है जो कट गया है, इसे पार करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज धार है, खड़ा रह पाना बेहद मुश्किल है। और गांव वाले पिछले 4-5 दिन से लगातार ऐसी ही स्थिति में जी रहे हैं। अभी तक प्रशासन का तंत्र इस इलाके में सुध लेने को नहीं पहुंचा है।